हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में सेक्शन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम सेक्शन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोविजंस के साथ। तो जो आज का पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 21, वो हमें बता रहा है एक्यूज पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। एक्यूज पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, एनी पर्सन charged with an offense punishable under this act shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई पर्सन, ठीक है, जिसको चार्ज किया गया, जिस पे चार्ज लगाया गया किसी ऑफेंस का जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। कॉम्पिटेंट विटनेस किस लिए होता है? अपने डिफेंस के लिए, और वो एविडेंस दे सकता है ओथ पे, ठीक है, ताकि वो डिस्प्रूव कर सके जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, या अगर जॉइंट ट्रायल है तो उसके ऊपर या उसके को अक्यूज के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं। यानी अक्यूज के पास भी फुल्ली राइट है कि वो अपने लिए विटनेस बन सकता है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। इसका एक प्रोवाइजो है जो बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट एट हिज ओन रिक्वेस्ट, बी his failure to give evidence shall not be made the subject to any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. C. He shall not be asked, if asked, shall not be required to answer any question tending to show that he has committed or has been committed of any offense other than the offense with which he is charged or is of bad character unless the proof that he has committed or been convicted of such offense is admissible evidence to show that he is guilty of the offense with which he is charged, or he has personally or by his pleader asked any question or of any witness of the prosecution with a view to establish his good character, or has given evidence of good character, or the nature of the conduct of the defense is such as to involve imputations on the character of the prosecutor or of any witness for the prosecution, or he has given evidence against any person charged with the same offense। यानी कि प्रोवाइजो जो है हमें बता रहा है कि कॉम्पिटेंट विटनेस तो बन सकता है एक्यूज, लेकिन वो जो है तभी बनेगा एक कॉम्पिटेंट विटनेस जब उसने खुद रिक्वेस्ट मेड की है कि मैं अपने लिए अपने फेवर में जो है एविडेंस देना चाहता हूँ, मैं विटनेस बनना चाहता हूँ। अगर वो उसने खुद से बोला है तो ही बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने रिक्वेस्ट पे ही वो विटनेस बन सकता है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ दिया है कि अगर वो एक बार विटनेस बन गया और उसके बाद उसने एविडेंस नहीं दिया, फेल्योर हो गया एविडेंस देने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन मेड कर लिया जाएगा, ठीक है। वो कोई भी सब कमेंट के सब्जेक्शन में नहीं होगा। यानी कि अगर वो फेल हो जाता है कोई एविडेंस देने के लिए तो उसके अगेंस्ट जो है ना कोई प्रिजम्पशन मेड नहीं कर लिया जाएगा कि हाँ ये इसके अगेंस्ट ही था ये सारे एविडेंस, इसीलिए ये जो है ये एविडेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा कोई प्रिजम्पशन मेड नहीं किया जाएगा, ये बता रहा है हमारा सेकेंड प्रोवाइजो। फिर हमें थर्ड बता रहा है कि ही शैल नॉट बी आस्क्ड, अगर पूछा गया तो उसको ज़रूरत नहीं है आंसर देने की, ऐसा कोई भी क्वेश्चन का जो कि उसको शो कर रहा है कि वो जो है वो पहले चार्ज हुआ था किसी ऑफेंस में, वो पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है और उसका बैड कैरेक्टर है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता एक्यूज से जो कि उसको क्रिमिनेट करे और उस पर चार्ज लगाए। यानी कि अगर वो पहले से कोई कन्विक्शन में है, ये सबसे रिगार्डिंग उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो एक्यूज बाउंड नहीं है कि वो ऐसे आंसर्स दे। या तो कोई क्वेश्चन है जो उसका बैड कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है तो नहीं पूछी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ प्रोवाइजोज दिए, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अनलेस क्या दिया है, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जो प्रूफ है ना कि वो पर्सन कन्विक्ट हुआ था या कमिट किया गया था उसको ऑफेंस के लिए, वो एडमिसिबल हो जाए किन केस में,
जहाँ वैसा एविडेंस जो है ना वो शो कर रहा है कि वो गिल्टी है वैसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है। यानी कि ये जो प्रूफ है जो कि उसको कन्विक्ट किया गया था या कमिट किया गया था ऑफेंस के लिए, वो एडमिजिबल है उस ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है। तो इस केस में, ये एक्सेप्शनल केस में अलाउ किया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा केस ये है कि जहाँ वो पर्सनली या अपने प्लीडर के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी विटनेस से प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, इस व्यू से कि उसका गुड कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया जाए और गुड कैरेक्टर के लिए एविडेंस दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप रिप्लाई में बैड कैरेक्टर का दे सकते हो। ठीक है, तो डिफेंस ले सकते हो उसका और इम्प्यूट कर सकते हो उसका कैरेक्टर। ठीक है, तो गुड कैरेक्टर के डिफेंस के लिए भी आप ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर जो थर्ड पॉइंट है, अगर उसने कोई एविडेंस दिया किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट जिसको चार्ज नहीं किया गया है, उस पर्सन के अलावा किसी और पर्सन के अगेंस्ट अगर एविडेंस दिया है, तो इस केस में भी अलाउ किया जा सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शन याद रखिएगा। बस इन तीनों केसेस में जो है ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं और उसका आंसर देना ज़रूरी है अक्यूज्ड को। और वो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो उसको खुद को क्रिमिनेट करे अदर देन उस चार्जेस के जो चार्जेस उस पर लगाए नहीं गए, जो चार्जेस उस पर लगाए गए उसके अदर देन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 21। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है सेक्शन नंबर 22। ये बता रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू अप्लाई सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो है सीआरपीसी की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी इस कोड पे भी, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो जो भी प्रोविजंस है सीआरपीसी 1973 के शैल इन देयर एप्लीकेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हैव इफेक्ट एज इफ in subsection 1 of section 243 for the words the accused shall be called upon, the word the accused shall then be required to give in writing at once or within such time as the court may allow a list of the person whom he proposes to examine as his witness and of the document on which he proposes to rely, and he shall then be called upon and has been substituted। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो जो सेक्शन नंबर 243 का क्लॉज 1 है, ठीक है, उसमें वर्ड क्या यूज़ किया, एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो उस वर्ड के जगह जो है यहाँ पे क्या यूज़ किया गया इस एक्ट के लिए, द अक्यूज शैल देन बी रिक्वायर्ड टू गिव राइटिंग एट वंस और विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में अलाउ a list of the person whom he proposes to examine as his witness or and of the documents on which he proposes to rely, and he shall then be called upon has been substituted। यानी कि जो सीआरपीसी में वर्ड लिखा है द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन, उसके जगह इस कोड में लिखा गया है कि द एक्यूज शैल देन बी रिक्वायर्ड टू गिव इन राइटिंग एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अक्यूज को क्या किया जाएगा, उसको ज़रूरत है कि वो राइटिंग में दे इतने टाइम के अंदर अंदर कोर्ट को, जो भी कोर्ट अलाउ करेगी, क्या देगा वो राइटिंग में, ए लिस्ट ऑफ पर्सन जिसको वो प्रपोज किया है कि इसको एग्जामिन करना है एज अ विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, एज अ विटनेस पर्सनली एग्जामिन करना है या तो विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट लेके उसको बुलाना है। ठीक है, जिसपे वो प्रपोज कर रहा है कि वो रिलाई कर रहा है और उसको कॉल किया जाएगा। यानी कि 243 के जो सीआरपीसी में सिंपली लिखा हुआ था कि अक्यूज को कॉल किया जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि जो भी अक्यूज है ना उसको बोला जाएगा कि आप राइटिंग में प्रोड्यूस करो एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हो पर्सनली, या तो वैसे डॉक्यूमेंट को जो वो विटनेस लेके आएगा उसको एग्जामिन कर सकते हो और जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो अपना केस। ठीक है, तो यहाँ ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है सेक्शन नंबर 243 के क्लॉज 1 को सीआरपीसी का। फिर जो सेक्शन नंबर 309 का क्लॉज 2 है ना, उसका आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो हैज़ बीन इंसर्टेड, यानी कि थर्ड प्रोवाइजो के बाद जो है ये प्रोवाइजो को ऐड कर दिया है। क्या प्रोवाइजो ऐड किया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी एडजर्न और पोस्टपोन मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट एन एप्लीकेशन अंडर 397 हैज़ बीन मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। यानी कि सेक्शन नंबर 309 का थर्ड प्रोवाइजो के बाद जो ऐड किया गया है ना, उसका मतलब है एक और प्रोवाइजो, उसका मतलब है कि जो प्रोसीडिंग्स जो है वो एडजर्न या पोस्टपोन नहीं होगी, बस इस ग्राउंड पे कि एप्लीकेशन जो है सेक्शन नंबर 397 का वो
पार्टी और जो है प्रोसीडिंग्स का उसने मेड की है, ठीक है। बस इस ग्राउंड पे जो है ना एडजर्न या पोस्टपोन नहीं हो जाएगा कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो 309 के सबसेक्शन 2 के अंदर जो प्रोवाइजोज दिए हुए हैं उसके थर्ड प्रोवाइजो के बाद इस एक्ट के पर्पज से ये वाला प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि प्रोसीडिंग्स जो अर्जन और पोस्टपोन नहीं हो जाएगी बस इस ग्राउंड पे कि 397 के एप्लीकेशंस जो है वो पार्टी ने खुद से मेड किए हुए हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सेक्शन 397 जो है सीआरपीसी का उसमें क्या दे रखा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि जो हमने सेक्शन नंबर 21 में पढ़ा था कि अक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, तो सीआरपीसी में एज इट इज़ सेम प्रोविज़न दे रखे हैं इस सेक्शन में, आपको वो भी बताना है कि वो किस सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड सब क्लॉज है ये बता रहा है सेक्शन नंबर 317 का क्लॉज 2 जो है ना उसमें इंसर्ट किया गया है नीचे की चीज़ें। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द जज में इफ ही थिंक्स फिट for reason to be recorded by him proceed with inquiry or trial in the absence of the accused or his pleader and record the evidence of any witness subject to the right of the accused to recall the witness for cross examination। यानी कि 317 के 2 क्लॉज के बाद हम ये इंसर्ट कर रहे हैं कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कुछ भी दे रखा हो, जज जो है ना अगर उसको सही लगता है और उसके पास रीजंस है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके वो प्रोसीड करेगा इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, किसके एब्सेंस में, अक्यूज के एब्सेंस में और उसके प्लीडर के एब्सेंस में, और रिकॉर्ड कर लेगा एविडेंस किसका, विटनेस का, सब्जेक्ट टू द राइट, किसका राइट, अक्यूज का राइट टू रिकॉल द विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि सिंपल वर्ड ये यहाँ ये कह रहा है कि जो भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दे रखा है उसको छोड़ के जज जो है वो प्रोसीड कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी और ट्रायल को लेकर प्रोसीड कर लेगा, तब भी जब अक्यूज अब्सेंट है या प्लीडर भी उसका अब्सेंट है, दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है तो भी इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीड कर सकता है। बस जो है वैसे एक्यूज को वो अपॉर्चुनिटी दे देगा कि आप विटनेस को बाद में रिकॉल कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन के पर्पज से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रीज़न रिकॉर्ड करके वो इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करा सकता है, प्रोसीड कर सकता है। फिर जो हमारा डी क्लॉज है ये हमें बता रहा है कि 397 क्लॉज 1 जो है ना सीआरपीसी का, उसमें बिफोर द एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन से पहले फॉलोइंग प्रोवाइजो को ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया है 397 में कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द पावर अंडर दिस सेक्शन आर एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी टू सच प्रोसीडिंग द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डिनरी कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग विदाउट गिविंग द अदर पार्टी अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई रिकॉर्ड शुड नॉट बी कॉल्ड फॉर or if it is satisfied that an examination of the record of the proceeding has been made from the certified copy। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है। इसमें बताया गया है जो भी पावर दिए गए ना सेक्शन नंबर 397 ऑफ सीआरपीसी में, वो कोर्ट तभी एक्सरसाइज करेगा जब जो है अगर एप्लीकेशन जो है पार्टी जो है प्रोसीडिंग्स की उसने मेड की है, ठीक है, और कोर्ट जो है ना ऑर्डिनरी कॉल नहीं करेगा रिकॉर्ड के लिए, प्रोसीडिंग्स के जो भी रिकॉर्ड है उसके लिए कॉल नहीं करेगा। तो जहाँ भी पावर दिए गए इस सेक्शन के अंदर जो एक्सरसाइज कर रहा है कोर्ट किसके एप्लीकेशन पे, पार्टी के एप्लीकेशन पे जो कि प्रोसीडिंग्स के पार्टी हैं, तो उस केस में क्या है कोर्ट ऑर्डिनरी कॉल नहीं करेगा रिकॉर्ड के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए। कब तक नहीं करेगा, 2 चीज़ें दे रखी हैं। तो पहली चीज़ है जब तक अदर पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि सो कॉज करो, ठीक है, सो कॉज करो कि रिकॉर्ड जो है प्रोसीडिंग्स की क्यों नहीं दिया जाए। तो फर्स्ट में बताया जाएगा अदर पार्टी को सो कॉज करने को बोला जाएगा, और दूसरे में बोला जाएगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाता एग्जामिनेशन जो भी है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स का वो जो है सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रेजेंट कर दिया गया, तो उस केस में तो ज़रूरत ही नहीं है। तो नॉर्मल केस में इसमें ऐड किया गया है कि जब भी अप्लीकेशन जो है पार्टी टू द प्रोसीडिंग मेड करेगी किसी कोर्ट को, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है सेक्शन के अंदर पावर, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी कॉल नहीं करेगी प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड के लिए अनलेस जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे देती अदर पार्टी को सो कॉज करने के लिए, और दूसरी चीज़ जब उसको सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है उस प्रोसीडिंग्स की और वो उससे सेटिस्फाई हो गया है तो फिर ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 23। ये हमें क्या बता रहा है, पर्टिकुलर्स इन अ चार्ज इन रिलेशन
टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज ए। अब पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर। यहाँ बताया जा रहा है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विद द ऑफेंस अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज ए, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular item or exact date, and the charges so framed shall be deemed to be a charges of one offence within the meaning of section 219 of the said code। यानी कि CRPC में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, जब अक्यूज को चार्ज किया जाएगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के ऑफेंस के अंदर, तो ये सफिशिएंट होगा कि डिस्क्राइब कर दिया जाए चार्ज में वो प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में जो है ऑफेंस कमिट हुआ है या अलीज्ड हुआ है कि कमिट हुआ है, और डेट, जिस डेट के बीच जो ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है वो डेट भी मेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले कि जिस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हुआ है ऑफेंस कमिटेड, तो उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, एंड द अदर थिंग इज किस डेट के बीच, यानी कि कोई एग्जैक्ट डेट देने की ज़रूरत नहीं है, बट द बैंड ऑफ द डेट, यानी कि इस डेट से लेके से फॉर एग्जांपल डेट बिटवीन 10 to 20 कभी हुआ है तो हम बैंड दे सकते हैं, ठीक है, वो बैंड देना है कि इस बीच में ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इसकी ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर आइटम बताया जाए और एग्जैक्ट डेट बताया जाए किस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है और चार्ज फ्रेम हुआ है, ठीक है। और जो चार्ज फ्रेम हुआ है ना उसको मान लिया जाएगा कि वो चार्ज जो है उस ऑफेंस के लिए है जो सेक्शन नंबर 219 ऑफ CRPC में दे रखा है, ठीक है। तो ये चार्ज को डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो चार्ज जो है 219 ऑफ द CRPC के अंदर मेड किया गया है, ठीक है। तो इसमें यही बताया जा रहा था, तो CRPC में कुछ भी दे रखा हो जो अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर, तो ये सफिशिएंट होगा कि वो डिस्क्राइब करे किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में चार्ज लगाया गया है और जो है किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, और डेट जो है किस डेट के बीच में जो है ऑफेंस अलीज्ड हुआ है कि वो कमिट हुआ है। पर्टिकुलर आइटम बताने की ज़रूरत नहीं, एग्जैक्ट डेट बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा उसको मान लिया जाएगा सेक्शन नंबर 219 ऑफ CRPC के अंदर चार्ज जो है लगाया जा रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सेक्शन नंबर 219 क्या है CRPC का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, इससे आपका रिवीजन होगा और आपको याद करने में मदद मिलेगी। सारे सेक्शन जब आप रिकॉल करोगे तो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा, ठीक है। इसके साथ एक प्रोवाइजो है कि जो टाइम इंक्लूड होगा ना बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट शेल नॉट एक्सीड 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट और लास्ट डेट जो आप टाइम बताओगे ना, टाइम बिटवीन इस टाइम के बीच जो है ऑफेंस कमिट हुआ है वो टाइम जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका प्रोवाइजो कि जो टाइम फ्रेम आप बताओगे 1 साल से कम बताओगे या 1 साल तक बताओगे, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी किसी भी केस में कि 1 साल से एक्सीड हो जाए वो टाइम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 24, ये ओमिट कर दिया गया था 2018 के अमेंडमेंट से, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलेंगे अपने सेक्शन नंबर 25 की तरफ, जो कि बता रहा है मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स और अदर लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, यानी कि जो भी मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स से रिलेटेड लॉ है वो अफेक्ट नहीं होंगे इस एक्ट के प्रोविजन के रहने से। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय और द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू एनी कोर्ट और अथॉरिटी अंडर द आर्मी एक्ट ऑफ 1950, द एयर फोर्स एक्ट ऑफ 1950 एंड द नेवी एक्ट ऑफ 1957, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968, द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1986। यानी कि इसमें बता रहा है कि इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अफेक्ट कर रहा हो जुरिस्डिक्शन किसका, जो एक्सरसाइज किया जाता है और प्रोसीजर जो अप्लीकेबल है किसी कोर्ट पे, अथॉरिटी पे, जो कि किस एक्ट के अंदर कन्वीन किया गया है, आर्मी एक्ट ऑफ 1950, एयर फोर्स एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1957, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968, कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ 1986। तो अगर इन सब में से किसी भी एक्ट के अंदर जो है आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस जो है अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक्सक्लूड कर दिया है मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स और अदर लॉ को
जो है वो इस एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे सेक्शन 25 में। और फिर इसका जो सेकेंड क्लॉज है ये डाउट रिमूव कर रहा है कि यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एनी सच लॉ एज इज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल जज। यानी कि सबसेक्शन 1 में जितने भी दिए रखे ना लॉज, उस लॉ के अंदर स्पेशल जज को क्या माना जाएगा कि वो क्या है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस है। ठीक है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 26। ये क्या बता रहा है, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर एक्ट ऑफ 46 ऑफ 1952 टू बी ए स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो जो भी स्पेशल जज अपॉइंट हो रहे हैं एक्ट नंबर 46 ऑफ 1952 की, वो स्पेशल जज माने जाएंगे इस एक्ट के अंदर। ठीक है, उसको भी स्पेशल जज माना जाएगा। तो एवरी स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 फॉर एनी एरिया और एरियाज and is holding office on the commencement of this act shall be deemed to be a special judge appointed under section 3 of this act for that area or areas, and accordingly on or from such commencement every such judge shall continue to deal with the proceedings pending before him on such commencement in accordance with the provision of this act। यानी कि जितने भी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 के अंदर किसी एरिया या एरियाज़ के लिए, ठीक है, किसी एरिया या एरियाज़ के लिए और होल्ड कर रहे हैं ऑफिस, ठीक है, इस एक्ट के कमेंसमेंट से ही, इस जब ये एक्ट कमेंस में आया था तब से वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस। ठीक है, तो वो क्या डीम कर लिया जाएगा, उनको डीम कर लिया जाएगा कि वो एक स्पेशल जज है जो कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर इस एक्ट के अपॉइंट किया जा रहा है, जिनको उस एरिया या एरियाज़ के लिए। ठीक है, और जो जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ है उस दिन से, और जितने भी जज है ना वो कंटिन्यू करेंगे डील करने के लिए सारे प्रोसीडिंग्स से जो भी पेंडिंग है उनके सामने उस कमेंसमेंट डेट से। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो इसमें यही बोल रहा है कि जितने भी स्पेशल जज जो है जो अपॉइंट होते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 के अंदर, ठीक है, किसी एरिया या एरियाज़ के लिए और जो होल्ड कर रहा है ऑफिस उस एक्ट के कमेंसमेंट डेट से ही उसको मान लिया जाएगा कि वो स्पेशल जज है जो सेक्शन 3 जो है ना उसके अंदर अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के, और वो पर्टिकुलर एरिया या एरियाज़ के लिए, और उस किस दिन से, जिस दिन कमेंस हुआ है उस दिन से, और जितने भी जज जो है ना वो डील करेंगे उस दिन से सारे प्रोसीडिंग्स जो है उस कमेंसमेंट डेट से, सारे प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग है उसके सामने उस कमेंसमेंट डेट से। ठीक है, वो सारे डील कौन करेगा, स्पेशल जज जो अपॉइंट होगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अंदर कमेंसमेंट डेट से जो भी पेंडिंग होंगे वो सारे प्रोसीडिंग वो स्पेशल जज ही डील करेगा। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 26। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमें बता रहा है अपील एंड रिवीजन के बारे में, सेक्शन नंबर 27। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज इन सो फार एज दे मे बी अप्लीकेबल all the power of appeal and revision conferred by CRPC 1973 on a high court, as if the court of special judge were a court of session trying cases within the local jurisdiction of the high court। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करेगा वैसे पावर ऑफ अपील और रिवीजन, ठीक है, जो भी कन्फर किया गया उसको CRPC के अंदर, किसको, हाई कोर्ट को। ठीक है, और उसको कैसा माना जाएगा कि जो वो क्या है, एज इफ द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज वे द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि क्या माना जाएगा, जो स्पेशल जज का कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, और जैसे कोर्ट ऑफ सेशन से अपील जाती है हाई कोर्ट में वैसे स्पेशल जज से भी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अपीलेट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, हाई कोर्ट है, और किससे जाएगी अपील, अपील जो है स्पेशल जज की अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 27। अब जो सेक्शन है इस एक्ट का जो कि है सेक्शन नंबर 28, ये हमें बता रहा है एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ। ठीक है, ये जो एक्ट है ये एडिशन में है किसी अदर लॉ के, तो जो भी प्रोविज़न है इस एक्ट के वो क्या है, एडिशन में है और नॉट इन डेरोगेशन, यानी कि किसी एक्ट को वो डेरोगेट नहीं कर रहा है, वो एडिशन में है किसी अदर लॉ के। ठीक है, जो इन्फोर्स है उस टाइम में, और इस एक्ट में कुछ भी नहीं दे रखा जो एग्जेम्प्ट कर रहा है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को किसी प्रोसीडिंग्स से। ठीक है, जो कि उस एक्ट के अंदर जो होंगे,
ठीक है, वो उससे बचा भी नहीं रहा है। उसके इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो इंस्टीट्यूट होंगे ना, जो भी प्रोसीडिंग, उससे ये एक्ट जो है उसको बचा भी नहीं रहा है। तो सेक्शन नंबर 28 हमें सिंपली यही बता रहा है कि जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के प्रोविजंस है ना, वो एडिशन में है, ठीक है, और डेरोगेशन में नहीं है, वो एडिशन में है। वो डेरोगेट नहीं कर रहे हैं किसी अदर लॉ के प्रोविजंस को जो भी इन्फोर्स है उस टाइम में, और वो जो है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट भी नहीं कर रहा है कुछ भी इस एक्ट में, किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी भी प्रोसीडिंग से बचा भी नहीं रहा है। ये सिंपली यही बता रहा है सेक्शन नंबर 28। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 29। तो इसमें बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस नंबर 38 ऑफ 1944, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के बारे में बता रहा है जो 1944 का ऑर्डिनेंस था। तो इन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944, इन सेक्शन 3 क्लॉज 1, सेक्शन 9 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 10 क्लॉज ए और सेक्शन 11 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 1, इन सब जो सेक्शंस हैं, उन सब सेक्शन में जो वर्ड स्टेट गवर्नमेंट दिया है ना, वहाँ पे क्या मानेंगे, वहाँ पे मानेंगे कि जो वर्ड, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कौन कौन से सेक्शंस में, तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1, 9 क्लॉज 1, 10 क्लॉज ए, 11 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 1, इन सब में जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन है वो बताया जा रहा है, जो सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज ए में जो वर्ड 3 मंथ है वो 1 ईयर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 3 मंथ किससे सब्स्टिट्यूट होगा, 1 ईयर से सब्स्टिट्यूट होगा। फिर बताया जा रहा है जो शेड्यूल है उसमें पैराग्राफ 1 जो है उसको ओमिट कर दिया जाता है, और जो पैराग्राफ 2 और 4 है ना, वहाँ जो वर्ड लोकल अथॉरिटी दी रखी है, ठीक है, जो वर्ड लोकल अथॉरिटी है उसके बाद जो है द वर्ड्स एंड फिगर्स और अ कॉपरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल प्रोविजन और स्टेट एक्ट और एनी अथॉरिटी और बॉडी ओन और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द Companies Act of 1956 or a society aided by such corporation authority or body of government company has been inserted। तो यहाँ जो है वर्ड लोकल अथॉरिटी के बाद जो है वहाँ ऐड किया है वर्ड्स और फिगर के बाद कोई भी कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट या अथॉरिटी या बॉडी जो कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट कंपनी को, और जो कंपनी एक्ट ऑफ 1956 के अंदर फॉर्म हुई है, और सोसाइटी या कोई कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट कंपनी देख रही है, ये सारे को इंसर्ट किया जाएगा लोकल अथॉरिटी के बाद, ठीक है, पैराग्राफ 2 और 4 में। फिर जो है बताया जा रहा है जो वर्ड है और अथॉरिटी और द वर्ड और कॉरपोरेशन और बॉडी और गवर्नमेंट कंपनी और सोसाइटी शैल बी इंसर्टेड, यानी कि इन वर्ड को भी इंसर्ट किया जाएगा सब सेक्शन पैराग्राफ 2 और 4 में। फिर पैराग्राफ 4A में क्या बता रहा है कि इस पैराग्राफ को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। फिर जो है पैराग्राफ 5 में जो वर्ड्स और फिगर था आइटम नंबर 2, 3, 4 और द वर्ड फिगर और लेटर आइटम 2, 3, 4 और 4A से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, इसको। अब ये सारे जो अमेंडमेंट थे ना, वो अमेंडमेंट किस में आए थे, इस एक्ट के आने के बाद अमेंडमेंट टू द ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस जो था 1944 का, उस ऑर्डिनेंस में ये सारे अमेंडमेंट करके इस एक्ट में डाला गया था। ये सेक्शन नंबर 29 बता रहा है हमें। अब 29A बता रहा है रूल मेकिंग पावर, ठीक है। तो किसके पास रूल मेकिंग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में रूल बना देगी कैरी आउट करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को, ठीक है। रूल किस लिए बनाएगी, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी रूल। और सेकेंड क्लॉज क्या बता रहा है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो वैसे रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ना, उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, नीचे के जो भी पावर्स दिए गए वो। तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी जो कि क्या बताएगी, जो पुट करेगा प्लेस में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन 9 के अंदर,
यानी कि सेक्शन 9 के अंदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइन बनाएगी। फिर दूसरी चीज़ किसके लिए बनाएगी, सैंक्शन के लिए गाइडलाइन, ठीक है। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन नंबर 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 में जो सैंक्शन लगते हैं, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके लिए गाइडलाइन भी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई अदर मैटर जो कि रिक्वायर्ड होगा और जो कि प्रिस्क्राइब किया जा सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मेंशन की है और उसमें से कि 2 चीज़ें स्पेसिफिकली है, बाकी इसको फ्यूचर में ऐड भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जाता है। तो पहली चीज़ क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइंस, और जो सैंक्शन जो प्रोसिक्यूशन का लेते हैं 19 क्लॉज 1 में, उसके लिए गाइडलाइन, ठीक है। क्लॉज 3 हमें क्या बता रहा है, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive session, and if before the expiry of the session immediately following the session of the successive session aforesaid both houses agree in making the modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall afterward have effect only in the modified form or be of no effect as the case may be, and however if such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule। यानी कि जितने भी रूल बनाए जाएंगे इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको दोनों हाउस के सामने पुट किया जाएगा। कितने टाइम तक, 30 दिन के अंदर अंदर, एक सेशन में या जॉइंट एक से ज़्यादा सेशन में, सक्सेसिव सेशन में। फिर दोनों हाउस उस पर डिस्कशन करेगी एंड बिल को पास कर देगी एज इट इज़, ठीक है, या मॉडिफाइड फॉर्म में, या उसको पूरा एनल कर सकती है। कैसे, एज इट इज़ भी उसको पास कर सकती है, फिर या तो मॉडिफाइड या ऑल्टर्ड फॉर्म में, या तो फिर जो थर्ड ऑप्शन है या उसको एनल कर देगी। तो फिर जैसे भी ना हाउस जो है, दोनों हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों ने जिस फॉर्म में उसको पास किया ना, वैसा ही वो पास हो जाएगा, चाहे वो एज इट इज़ फॉर्म में हो या मॉडिफाई में हो, या तो एनल भी कर सकती है, तो फिर वो पास ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 29A। अब जो आते हैं हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है रिपील एंड सेविंग के बारे में। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1947 है और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952 है, ये दोनों जो है ना इस एक्ट के आते ही रिपील हो गए। क्या हो गए, रिपील हो गए। और दूसरा क्लॉज बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग सच रिपील बट विदाउट प्रेजुडिस टू द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the act so repealed shall in so far as it is not inconsistent with the provision of this act be deemed to have been done or taken under the pursuance of the corresponding provision of this act। यानी कि भले ही रिपील हो गया हो, इस एक्ट के आने से भले ही दूसरे एक्ट रिपील हो गए हों जिसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, फिर भी जो एप्लीकेशन है ना सेक्शन नंबर 6 के, किसके, जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1987 के, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे। और कोई भी चीज़ अगर किया जाएगा, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, उस एक्ट के परसुएंस में जो रिपील हो गया है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे इस प्रोविजंस, एक्ट के प्रोविज़न से, और ठीक है, और माना जाएगा कि वो इस एक्ट के परसुएंस में ही लिया गया। यानी कि इस एक्ट के रिपील होने के पहले अगर जो भी एक्शन लिया गया है वो माना जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के प्रोविजंस के परसुएंस में ही लिया गया है, ठीक है, और उसको इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रोविजंस रिपील हो गए हैं उनको इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा और माना जाएगा इस एक्ट के परसुएंस में ही लिए गए हैं, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 31 था वो रिपील हो गया है हमारा 2001 के अमेंडमेंट से। तो आज के डेट पे इस एक्ट में 30 सेक्शंस हैं और जिसको मैंने ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, और इन केस एनी डाउट अकर्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका आंसर आप लोग एक दूसरे को दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो। तो अगर एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगी कमेंट सेक्शन में तो सबको आंसर्स भी मिलेंगे उनके क्वेरी के, और मुझे भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग एक दूसरे का क्वेश्चन को रिजॉल्व भी कर सकते हैं, क्वेरी रिजॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है।
हमारा बस एक एक्ट बचा है जो कि एक छोटा सा एक्ट है जिसमें मात्र 6 सेक्शंस हैं, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। वो मैं एक दिन में कंप्लीट करा दूंगी और उसके बाद ऑफिशियली हमारा जो कोर्स है माइनर एक्ट का वो पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक भी पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ इसके लिए। तो प्लीज़ आप जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। So this is all by my side. This is Advocate Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.